हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। साहिल समंदर पर बैठी वो लड़की आज भी वैसी ही उदास और खोई खोई थी जैसी वो उस दिन थी जब मैंने उससे पहली बार यहाँ बैठे देखा था। मैं अक्सर यहाँ आती थी और जब भी देखती थी वो मुझे यूं ही नजर आती थी। मैंने उससे कभी बातचीत नहीं की थी मगर मुझे यूं लगता था जैसे वो किसी बहुत बड़े दर्द को खुद में छुपाए हुए है। मेरा नाम राफिया है और मैं एक राइटर हूँ और मुझे लोगों की कहानियाँ लिखने का और उन्हें जानने का बेहद शौक है। मैं अक्सर ऐसी जगहों पर जाती हूँ जहाँ खामोशी और सुकून हो और जहाँ मैं वो आवाज़ें वो कहानियाँ सुन सकूँ जो तेज़ तेज़ दौड़ती ज़िंदगी और बेहंगम ट्रैफिक के शोर में कहीं दब कर रह जाती हैं। मेरे दो बेटे हैं जो अभी स्कूल जाने की उम्र को नहीं पहुँचे। मैं उन्हें सुबह उनकी दादी के हवाले करके खुद यहाँ साहिल पर आ जाती हूँ। सालों से मेरी यही रूटीन है। हर सुबह मैं इसी जगह गुजारती हूँ। साहिल मेरे घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं, 5 मिनट की वॉक पर ही है। मेरी अम्मी अब्बू लंदन में रहते हैं। मैं पैदा तो लंदन में ही हुई थी मगर जब 5 साल की थी तो ताया ताई मुझे पाकिस्तान ले आए थे। मेरा ताल्लुक रोशनियों के शहर कराची से है। इस शहर से मुझे अजीब सी उनसियत है। मेरे 2 भाई और एक बहन है जो वहीं लंदन में अम्मी अब्बू के साथ रहते हैं। मेरी शादी मेरे अपने ही तायाजाद से हुई थी। सब समेत खुद मेरा भी यही ख्याल था कि मैं एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारूंगी और मैंने गुजारी भी थी। मगर मेरी ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे भी आए जो अजीब सी चुभन बनकर मेरे दिल में हमेशा के लिए खुप गए। कहते हैं कि शादी के बाद इंसान की ज़िंदगी बहुत ही अलग रुख लेती है और इस बात का अदराक मुझे उस वक्त हुआ जब मुझ पर मेरी ज़िंदगी के 2 बेहद करीबी रिश्तों की असल हकीकत आश्कारा हुई थी और ये मैं ही जानती थी कि इस पल में किस दर्द से गुजरी थी। मैंने अपने दिल को किस तरह संभाला था। इस पल मेरा एतबार, मोहब्बत, मान, दोस्ती सब लम्हों में चूर चूर हुआ था। इस दिन के बाद से मेरे दिल का एक हिस्सा हमेशा के लिए खामोश हो गया था। मैं चाहकर भी अपना ये दर्द किसी को बता नहीं पाई थी क्योंकि इस कीचड़ की छींटें वापस मेरे अपने ही दामन पर आ गिरती। मेरा दिल अब भी तन्हाई में इन लम्हों को सोचकर करलाता था। शायद मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाई थी जितनी कि मुझे इस वक्त करनी चाहिए थी। मगर बहुत से रिश्ते मेरे पाँव की जंजीर बन गए थे और मजबूरन मुझे अपने लब सिए रखने पड़े। खैर, आज मैंने कुछ सोचकर इस लड़की से बात करने का फैसला किया। मैं टहलते टहलते इसके पास जाकर बैठ गई और उससे कहा कि क्या बात है, किस चीज़ ने तुम्हें इतना उदास कर रखा है। मेरी बात पर एकदम चौंक कर उसने मुझे देखा और कहा, मोहब्बत ने। उसके मुंह से अदा हुए इस एक लफ्ज़ ने सारी दास्तान खुद ही कह दी थी। मैंने उससे मजीद कोई सवाल नहीं किया। वो भी उठकर वहाँ से चली गई और मेरी निगाहें उसके जाते कदमों पर जैसे ठहर सी गईं। वो मुझे मेरे माजी में घसीट ले गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मोहब्बत ने उसे किस तरह दुख दिया है, मगर बहरहाल मुझे अपनी मोहब्बत और वो दिन ज़रूर याद आ गए थे। मुझे इस लड़की के एक लफ्ज़ ने मेरी ज़िंदगी में कई साल पीछे खींच लिया था। जब पहली बार मैंने कॉलेज में कदम रखा था, मैं बहुत कम दोस्त बनाती थी। यूँ भी शुरू से मैं घर में अपने कज़न अरबाज से करीब रही थी और उसी से दोस्ती थी मेरी। स्कूल में वो मेरा सीनियर था और हमेशा मेरे साथ ही रहता था। कभी मुझे दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मगर अब कॉलेज में आकर मैंने दूसरों से बातचीत करना शुरू कर दी थी। पहले दिन तो मैं सबकी तरह चुपचाप ही बैठी रही और इसी में गैदरिंग को समझने की कोशिश कर रही थी। तकरीबन 1 हफ्ता लगा था मुझे सेट होने में। इसी दौरान एक लड़की जिसका नाम नईमा था, उससे मेरी अच्छी बातचीत हो गई थी। वो बहुत सुलझी हुई और धीमे मिजाज की थी। मैंने उससे पहली बार देखकर ही अपनी दोस्त बनाने का फैसला कर लिया था। वो काफ़ी चुप चुप रहती थी, पढ़ाई में अच्छी थी। वो मेरी बहुत कोशिशों के बाद उसने मुझसे दोस्ती के लिए हाँ कही थी। मैं उसकी झिझक समझ गई थी। वो काफ़ी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इसकी माँ नहीं थी, सिर्फ बाप था जो कि काफ़ी बीमार रहता था। मगर मुझे उसकी गुर्बत या किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो देखने में बहुत प्यारी थी। मेरी और उसकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी काफ़ी। हम साथ पढ़ते थे, कैंटीन भी साथ ही जाते थे। एक दिन मैंने उससे कहा कि मुझे अपने घर लेकर जाओ, मैं तुम्हारे बाबा से मिलना चाहती हूँ। पहले तो उसने मना कर दिया। मैं समझ गई कि वो नहीं चाहती कि मैं उसके घर आऊँ और उससे कमतर समझो। मगर मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हें दिल से दोस्त मानती हूँ, इसलिए कभी भी ऐसा न सोचना कि मैं तुम्हें हकीर समझूंगी। मेरे इस्रार करने पर वो मान गई और मुझे अपने बाबा से मिलवाया। वो बहुत ही नरम दिल और शफीक इंसान थे। मैं अक्सर उसके घर जाती, उसके साथ टाइम गुजारती थी। अरबाज मुझसे शिकवा करता कि तुम अपनी दोस्त की वजह से मुझे भूल गई हो, जिस पर मैं सिर्फ हंस देती थी। एक दिन नईमा का मुझे अचानक से फ़ोन आया। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उसने बताया कि उसके बाबा की डेथ हो गई है। मैं फौरी तौर पर उसके पास गई उससे मिलने। मैं अगले पूरे 2 दिन फिर उसके साथ वहीं रही थी। मैंने उसे तसल्ली और दिलासा दिया,
दिन यूं ही गुजरने लगे। मैं अक्सर उसके घर राशन देने जाती थी। एक दिन मैं बिना बताए अचानक गई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि सेहन में पैसे बिखरे पड़े थे और वो उन्हें जमा कर रही थी। मुझे देखते ही वो परेशान हो गई। अगली बार भी यही हुआ। मुझे उस पर गुस्सा आया तो उसने कहा कि कल आकर देखना। मैं अगली सुबह उसके घर आ गई और छुप कर देखा तो हैरान रह गई कि एक आदमी उनके घर आया और वहां पर पैसे फेंक कर उसे गलत काम के लिए उकसाने लगा। मैंने अपने दोस्त से पूछा ये कौन है, तो बोली ये लोग मेरा ये घर खरीदना चाहते थे मगर अब्बू ने कभी नहीं बेचा क्योंकि उन्होंने अब्बू से ये भी कहा था कि अपनी बेटी की शादी भी कर दें। ये बहुत ताकतवर लोग हैं। अब रोज़ ये मुझे ऐसे ही परेशान करते हैं। मैं ये सुनकर बहुत परेशान हो गई। अब मैं अक्सर ही उससे मिलने आ जाती थी। एक दिन मैं दोपहर के टाइम जब उससे मिलने आई तो देखा कि उसके घर के बाहर बहुत रश था। मुझे एकदम डर लगा कि न जाने क्या हो गया है। मैंने देखा कि मोहल्ले की औरतें एक तरफ हजूम बनाई खड़ी थी। कभी तो यूं लगता कि जैसे वो सब की सब किसी मेले में तमाशा देखने आई हुई हैं। मैं दूर खड़ी हैरत भरी निगाहों से उनको देख रही थी। वो सब यूं इस तरह क्यों खड़ी हुई थी। मैं मामले को जानने के लिए आगे आई और इन औरतों के बीच से जगह बनाकर आगे जाने की कोशिश करने लगी। धक्के खाते खाते मैं आखिरकार हजूम को चीर कर आगे बढ़ने में कामयाब हो ही गई थी। अब सामने का मंजर बिल्कुल साफ था मगर जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी मेरे मुंह से चीखें निकल गईं क्योंकि मेरे आइन सामने वो ज़मीन पर बेयारो मददगार पड़ी। मेरी दोस्त को बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट रही थी। मुझे कुछ समझ न आया कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। नईमा उनकी मिन्नतें कर रही थी कि उसे छोड़ दें मगर वो इसकी नहीं सुन रही थी, बिल्कुल भी नहीं। इसकी सिसकियाँ मेरे कानों में पिघले शीशे की मानिंद पड़ रही थी। मैंने आगे बढ़कर एक औरत का हाथ पकड़कर रोका और कहा, क्यों तुम लोग इसको मार रही हो? तुम में से किसी को शर्म नहीं आती है क्या जो इस तरह एक मासूम को पीट रहे हो? उनसे कहा, क्या है जो तुम सब मिलकर इसको मार रही हो? मेरी बात सुन के वहाँ खड़ी एक औरत हाथ नचाते हुए बोली, ये शरीफ ज़ादी है, ये तो हम सबको पता है। और तुम कौन हो बीबी? हटो हमारे रास्ते से, इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये कहकर वो दोबारा इसकी तरफ मारने को लपकी। मैंने बर वक्त आगे आकर नईमा को बचा लिया। मैंने उससे कहा कि अभी के अभी तुम लोग यहाँ से चली जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल करने लगी हूँ। ये कहते साथ ही मैंने अपना मोबाइल निकाला और कॉल मिला दी। मेरे ताया के एक दोस्त पुलिस में थे, मैंने उन्हें ही कॉल मिलाई। जब वो वहाँ आए तो मैंने उन्हें सारी सूरत हाल बताई। इन औरतों से जब पूछा गया तो उनका कहना था कि इसकी दोस्त चोर है, मगर जब घर की तलाशी ली गई तो घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, जिस पर मैंने इन औरतों को बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से देखा। फिर मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा, उसकी हालत काफ़ी बुरी हो रही थी। वो मार खा खा कर बिल्कुल ही नढाल हो चुकी थी। मैंने उसे सहारा देकर उठाया और उसे उसके घर के अंदर ले गई और कॉल करके जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाया। कुछ ही देर में बाहर दरवाज़ा खटका तो मैंने देखा कि बाहर डॉक्टर खड़ा था। मैंने दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। वो अंदर आया तो मैं उसे नईमा के पास ले गई। मैंने उससे कहा कि ये काफ़ी बुरी हालत में है, इसके जिस्म पर बहुत से ज़ख्मों के निशान भी मौजूद हैं। डॉक्टर ने कहा, ओके, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और कहा कि अभी तो मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अगर इनको रात तक होश ना आए तो आप हर हाल में इन्हें हॉस्पिटल ले आना। मैंने दवाइयों की पर्ची उनके हाथ से लेकर उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें दरवाजे पर छोड़ने चली गई। वापस अंदर आने से पहले मैंने एक नज़र गली में देखा जहाँ कुछ देर पहले एक हंगामा बरपा था और अब बिल्कुल ही एक सकूत छाया हुआ था। मैं सर झटकती दरवाज़ा बंद करके अंदर की तरफ आ गई। मैंने कमरे में झांक कर देखा तो नईमा दवाई के ज़ेरे असर सो रही थी। मैं किचन में चली गई ताकि कुछ बनाकर उसे दे सकूं। मैंने सारे दराज वगैरह घंगाले तो कहीं भी खाने को कुछ भी मौजूद नहीं था, सब के सब खाली थे। फ्रिज तो इसके पास था ही नहीं। मैंने अपना पर्स उठाया और चादर ओढ़कर बाहर निकल आई। दरवाज़ा ढालकर मैं अगली गली में बनी दुकान पर चले गई। वहाँ 2-3 दुकानें एक साथ बनी हुई थी। मैंने थोड़ा सा मुर्गी ली ताकि उसे यखनी बनाकर दूँ और ज़रूरत की कुछ और चीज़ें लेकर मैं वापस आई। फ्रिज तो था नहीं कि ज़्यादा सामान लेती। मैंने वापसी पर उसके लिए दवाएं भी ले लीं। मैं इस सबसे फारिग होकर घर आई और सीधा किचन में जाकर काम में लग गई। मैं जानती थी कि मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, तभी मैंने घर पर कॉल करके ताई अम्मी को बता दिया कि मैं आज नईमा के पास ही ठहरने वाली हूँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे रुकने की इजाज़त दे दी। मैंने यखनी बना कर रखी और अपने लिए खाना बना के रख दिया। नईमा अभी तक सो रही थी और मैं बाहर बरामदे में बैठी डूबते सूरज की किरणों को देख रही थी। ढलती शाम का वक्त भी कितना अजीब होता है ना। यूँ लगता है कि जैसे सारी उदासी समेटकर गोया इस जाती शाम में समा गई हो। कुछ ही देर में मगरिब की अजानों की आवाज़ गूंजने लगी। मैं उठकर अंदर चली आई। ताई हम अक्सर कहा करती थी कि शाम के वक्त बाहर नहीं बैठना चाहिए। मैंने अंदर आकर वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई। सलाम फेर कर मैंने दुआ वगैरह से फारिग होकर किचन का रुख किया। एक प्याले में यखनी निकाली और नईमा के कमरे में ले गई। इस घर में कुल 2 ही कमरे थे।
वो अब तक नीम गनूनगी में थी। मैंने उसे उठाया और उसको मुंह हाथ दिलवाया, फिर ज़बरदस्ती उसे थोड़ी सी यखनी पिलाई, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उसे कुछ खिला पिलाकर दवा ज़रूर खिलानी है। मैंने उसे दवा खिलाकर वापस लौटा दिया। खुद मैं खाना खाकर उसके सरहाने ही बैठ गई। वो मेरी इकलौती ही दोस्त थी और मुझे बेहद अजीज़ थी। मुझे इस वक्त उस पर बहुत तरस आ रहा था। इस बेचारी के पास कोई नहीं था इसका ख्याल रखने वाला, इसकी खैर खैरियत पूछने वाला, ना कोई रिश्तेदार ना कोई और, बस मैं ही एक उसकी वाहिद दोस्त थी। और अगर मैं आज वक्त पर ना पहुंच पाती तो न जाने वो औरतें इसके साथ क्या कर डालती। फिर एकदम ही मुझे ख्याल आया कि मैं रोज़ तो यहाँ नहीं रुक सकती ना, और अगर फिर से इन औरतों ने ऐसा कुछ किया तो। मैंने इसी वक्त बहुत सोच विचार करके एक फ़ैसला लिया और अपने इस फैसले पर पुरसकून होती सो गई, ये सोचे बिना कि यह फ़ैसला आगे चलकर मेरी अपनी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर डालने वाला है। मैं बहुत गहरी नींद में थी कि तभी मेरी आंख अचानक किसी शोर की आवाज़ से खुले। मैंने चौंक कर उठते देखा तो आवाज़ बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आ रही थी। मैंने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। इस वक्त इतनी रात को कौन हो सकता है। मैंने एक नज़र साथ लेटी नईमा पर डाली। वो नींद में थी, दवाइयों के ज़ेर असर शायद, तभी उसकी आंख नहीं खुली थी अब तक। मैंने उठकर चादर ओढ़ी और चप्पलों में पाँव घुसाते बाहर गई। दरवाजे में बने छोटे से सुराख से मैंने बाहर झांक कर देखा तो बाहर एक लंबा तड़ंगा आदमी खड़ा था और हुलिये से वो नशे में लग रहा था मुझे। मैं एकदम डर कर पीछे हुई, न जाने वो कौन था और इस वक्त दरवाज़ा क्यों बजा रहा था। मैं चंद लम्हे यूं ही खड़ी रही। मैंने कोई आवाज़ नहीं निकाली और ना ही कोई आहट पैदा की। बाहर से फिर से दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आने लगी। अब वो तेज़ तेज़ आवाज़ नईमा का लेकर दरवाज़ा खोलने का कह रहा था, साथ धमका भी रहा था कि अगर दरवाज़ा न खोला तो बहुत बुरा हश्र करूँगा। मैं बिना कुछ कहे वहीं दरवाजे से चिपकी रही थी। कुछ देर तक बोलते रहने के बाद वो चुप हो गया और वहाँ से चला गया। मैं दरवाज़ा अच्छे से बंद होने का इत्मीनान करती वापस अंदर आ गई। फिर इसे बकिया पूरी रात में ठीक से सो नहीं पाई थी। ज़रा सी आहट होने पर मैं फ़ौरन से डर कर उठ कर बैठ जाती। इसी तरह पूरी रात खौफ के साए में बीत गई। सुबह के करीब जाकर मेरी आंख लगी और अभी वह मुश्किल आधा घंटा ही हुआ होगा मुझे सोए हुए कि नईमा के कराने की आवाज़ से मैं उठकर फ़ौरन से बैठ गई। वो नींद में पानी मांग रही थी। मैंने फ़ौरन से उठकर उसे पानी दिया। वो एक ही सांस में पूरा ग्लास खाली कर गई। इस पर अब भी नकाहत तारी थी। मैंने फ्रेश होकर ताई को कॉल की और उन्हें सारी सिचुएशन समझाकर ड्राइवर को भेजने का कहा। उन्होंने मुझे इंतज़ार करने को कहा। मैंने उन्हें एक कमरा तैयार करने को भी बोल दिया था, क्योंकि मेरा इरादा नईमा को यहाँ से अपने साथ अपने घर लेकर जाने का था, कम से कम तब तक जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते। कुछ देर बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया था। मैंने सहारा देकर नईमा को गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर से पहले हॉस्पिटल चलने को कहा। हॉस्पिटल जाकर मैंने उसका चेकअप करवाया और दवाई वगैरह लेकर उसे घर ले गई। ताई अम्मा ने पहले से ही उसके लिए एक कमरा तैयार करवा रखा था। वो ऐसी रहमदिल और हमदर्द खातून थी, हर एक का दर्द दिल में रखने वाली। नईमा का हम भरपूर ख्याल रख रहे थे। मैंने ताया अब्बो को इसके घर और उन गुंडों के बारे में बताया जो उसे परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो खुद संभाल लेंगे। 1-2 हफ्ते लगे उसे ठीक होने में। वो अब बिल्कुल ठीक थी, मगर हम सब ने उसे अपने साथ रहने को कहा, क्योंकि वो अकेली कैसे वहाँ रहती। हमारे इसरार पर वो मान गई। अरबाज से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अक्सर वो दोनों साथ बैठकर बातें करते रहते थे। इन्हीं दिनों मेरी और अरबाज की बात ठहरा दी गई। हम दोनों ने ही कोई एतराज़ नहीं किया। मैं खुश थी बहुत, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त था और कज़न भी। नईमा, मैं और वो अक्सर ही संडे वाले दिन लेट नाइट बाहर जाते थे, मगर मैं महसूस कर रही थी कि वो दोनों मुझसे ज़्यादा एक दूसरे से बातें करते थे, मगर मैंने कभी उन्हें गलत नहीं समझा था। इन्हीं दिनों ताई ने मेरे पेरेंट्स से बात करके हमारी शादी की तारीख तय कर दी। हम सब तैयारियों में लग गए। मैं और नईमा साथ ही शॉपिंग के लिए जाते थे। वो इस वक्त भी शॉपिंग पर कम और हाथ में पकड़े मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान देती थी। एक दिन मजाक मजाक में मैंने उससे पूछ लिया कि किससे इतनी बातें करती हो, तो वो फ़ौरन घबरा गई। इस वक्त मुझे उसकी ये घबराहट समझ में नहीं आई थी। मैंने वैसे तो सारी शॉपिंग मुकम्मल कर ली थी, मगर छोटी मोटी कुछ चीज़ें अभी रहती थीं। हाल वगैरह अरबाज ने खुद ही बुक करवाया था। ताया ने नईमा का घर सेल करवा के रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दी थी। अरबाज आजकल बहुत मसरूफ़ रहने लग गया था। उसने नया ऑफिस ज्वाइन किया था, तो मुझे लगा कि शायद इसी में मसरूफ़ होगा, मगर उसकी मसरूफियत की असल वजह उस दिन मुझे समझ में आई, जिस दिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। उस दिन मैंने अपने एक सूट के साथ मैचिंग की चूड़ियाँ और सैंडल लेने के लिए मार्केट जाने का सोचा। मैं तैयार हुई और ताई अम्मा को बताने के लिए बाहर आई। मैं निचली मंजिल पर थी। इस वक्त घर पर मुलाजमा और ताई और मेरे अलावा कोई भी नहीं था। नईमा बाहर गई हुई थी किसी काम का कहकर। ताई अम्मा, मैं ज़रा मार्केट से होकर आ रही हूँ। मैंने जूते पहनते हुए ताई अम्मा को आवाज़ देकर कहा। वो ऊपरी कमरे की सफाई करवा रही थी। मेरी बात सुनकर वहीं से बोली, अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना।
और बाहर काफी गर्मी भी हो रही है। मैं जी अच्छा बोलकर बाहर निकल आई। गाड़ी की चाबी हाथ में घुमाते मैं कार की तरफ आई तो ये देखकर मेरा दिमाग ही घूम गया कि टायर पंक्चर हुआ पड़ा था। अब यकीनन इस तपती गर्मी में मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाना था। मरते क्या ना करते कि मज़ाक, मैंने मेन रोड की तरफ कदम बढ़ा दिए। अरबाज भी घर पर नहीं था कि मैं उससे कह देती साथ चलने को। रोड पर आकर मैं रिक्शे का इंतजार करने लगी। तेज धूप आंखों को चुभ रही थी। तभी मैंने एक हाथ का छज्जा बनाकर आंखों पर रख लिया। एक रिक्शा उसी वक्त मेरे करीब आकर रुका था। मैं उसमें बैठने ही वाली थी कि उसी वक्त मेरी नज़र रोड पार खड़ी उस स्याह कार पर पड़ी। खिड़कियां खुली होने के बायस अंदर का मंजर साफ दिख रहा था और जो दिख रहा था उसने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी थी। गाड़ी में वो कोई और नहीं बल्कि अरबाज और नईमा ही थे। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थाम रखे थे और हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इर्द गिर्द से मुकम्मल बेपरवाह थे। ये मंजर मेरे लिए सुहाने रूह था। अपने कदमों पर खड़े रहना मेरे लिए मुहाल हो गया था। मैंने बेसाख्ता रिक्शे के डंडे को थामा। रिक्शे वाला मुसलसल मुझे आवाज़ें दे रहा था कि बाजी कहाँ जाना है। मैंने खाली खाली नज़रों से उसे देखा और कहा कि कहीं नहीं, और फिर वहाँ से पीछे हट गई। मैंने एक आखिरी बार इस गाड़ी की तरफ देखा और फिर खुद को बमुश्किल संभालती हुई वापस घर की तरफ चली गई। वो चंद कदमों का फासला मैंने किन मुश्किलों से तय किया था ये इस वक्त या तो मेरा खुदा जानता था या फिर मैं। मेरी निगाहों के सामने से वो मंजर एक पल के लिए भी नहीं हट रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने बेल पर हाथ रखा और वापस जैसे हटाना ही भूल गई थी। मुसलसल बेल बजने की आवाज़ पर मुलाजमा दौड़ती हुई आई और जल्दी से दरवाज़ा खोला। मैंने हाथ में पकड़ा बैग उससे थमाया और खुद अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मुलाजमा पीछे हक्का बक्का खड़ी रह गई मगर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैं इस वक्त किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी, ना किसी के सवालों का कोई जवाब देना चाहती थी, ना मेरे पास कोई जवाब था। ठीक 2 हफ्ते बाद मेरी शादी थी और आज मैं ये सब देख रही थी। ये हकीकत मुझ पे आश्कारा हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं जाकर चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता दूं कि मेरा होने वाला शौहर और मेरी दोस्त दोनों ही ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है, मगर मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। ताई अम्मा शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थीं। वो बहुत खुश थीं इस रिश्ते से। मैं उन्हें हरगिज़ भी दुख नहीं दे सकती थी, इसलिए न चाहते हुए भी मुझे खामोश रहना था। मैं पूरा दिन कमरे में बंद रोती रही थी। कहीं शाम के करीब मुलाजमा ने मेरा दरवाज़ा बजाया तो मैंने उठकर मुँह हाथ धोया और खुद को नॉर्मल करती बाहर आ गई, जहाँ सब बैठे शाम की चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। अरबाज भी वहीं बैठा था और नईमा भी ताई के बराबर में ही बैठी थी। उन्हें देखकर एक बार फिर मुझे वो सब याद आ गया था। मैंने बमुश्किल खुद को संभाला और सबके साथ जाकर बैठ गई। मेरी पूरी कोशिश के बावजूद भी मेरी सूजी सूजी आंखें ताई से छुपी न रह सकें। तभी उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है राफिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो मैंने अपने आंसू पीते चेहरे पर एक सस्ती सी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, जी ताई, बस सर में दर्द था। मेरे इस जवाब पर पता नहीं वो मुतमईन हुई या नहीं, मगर खामोश ज़रूर हो गई थी और इसी पल मेरे लिए यही काफ़ी था। जो जो शादी के दिन करीब आ रहे थे मेरे लिए खुद को संभालना बेहद मुश्किल हो रहा था। मैंने खुद को कैसे समेट कर रखा हुआ था ये मुझे ही पता था। मैं दिल पर पत्थर रखकर अपनी शादी की शॉपिंग कर रही थी। नईमा किस ढिठाई से मेरे साथ शॉपिंग कर रही थी और झूठी मोहब्बत जता रही थी। ये सब कुछ देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। वो अब भी किसी न किसी बहाने से बाहर निकल जाते थे और उसके पीछे ही अरबाज भी। कितनी ही बार ऊपर बालकनी से मैंने खुद दोनों को साथ जाते देखा था और ये देखता सुहाने रूह था मेरे लिए। जब शादी का जोड़ा लेने की बारी आई तो ताई ने मुझे और अरबाज हम दोनों को साथ भेज दिया। मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती थी मगर मेरी मजबूरी थी। सारा रास्ता वो उखड़ा उखड़ा सा रहा। अगर वो इस शादी से खुश नहीं था तो घर पर बोल सकता था। अगर वो हम सबको धोखा देकर नईमा के साथ घूम फिर सकता था तो ये बात भी तो घर पर बोल सकता था ना। शादी से इनकार कर देता मगर यूं मेरे जज्बात से तो न खेलता ना। वो मॉल के सामने गाड़ी रोककर मुझे बोला कि ये लो कार्ड और जाकर जो भी पसंद हो ले लो, मैं कुछ देर में आता हूँ, और जन से गाड़ी उड़ा ले गया। मैं बेदिली से अंदर आई और जो भी लहंगा समझ आया ले लिया। फिर फूड कोर्ट में बैठकर उसका इंतजार करने लगी। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे और न जाने फिर कितना वक्त गुजर गया, मगर वो तो जैसे मुझे यहाँ छोड़कर भूल ही गया था। मैं अपना पर्स भी साथ नहीं लाई थी। मेरे पास अरबाज का दिया हुआ कार्ड था। मैंने कार्ड देखा तो वो ताया अब्बा का था। मैंने कुछ सोचकर एटीएम से कैश निकाला और फिर रिक्शा लेकर घर आ गई। मुझे पता था सब मुझसे सवाल करेंगे कि अरबाज कहाँ है और ड्रेस किसने पसंद किया ये वो। इन्हीं सब सवालों से बचने के लिए मैंने ताई को शॉपिंग बैग पकड़ाया और सर दर्द का बहाना करके अंदर आकर लेट गई। अगली सुबह मेरे पेरेंट्स और बहन भाई भी आ गए। घर पर शादी का समा हो गया। सब हल्ला गुल्ला कर रहे थे और एक मैं थी जो चुपचाप बैठी थी, खामोश। मेरी रंगत जर्द पड़ती जा रही थी। मेरे सब रिश्तेदार आए हुए थे।
एक पल को मुझे लगा कि मैं सब छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चली जाऊं इन हंगामों से, मगर फिर मैंने ज़ब्त किया। इस तरह हमारी शादी हो गई। निकाह के वक्त मैंने खुद को बहुत मुश्किलों से कुछ भी करने से रोका था। मेरी निगाहों के सामने बस ताई का मुस्कुराता चेहरा था। मैं सिर्फ उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। शादी के बाद भी यही सिलसिला चलता रहा था। मेरा शौहर मुझसे लापरवाह हो गया था और इस बात का अदराक सब घर वालों को भी बखूबी हो रहा था। इन्हीं दिनों में प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत खुश थी, मगर मेरे शौहर को शायद कोई खुशी नहीं थी इस बात की। कितनी ही बार ताई अम्मा ने अरबाज को टोका कि इसका ख्याल रखा करो, मगर उससे जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। नई माँ जो पहले पहल तो मेरे सामने मुनाफकत का लिबादा ओढ़े रखे हुई थी, अब खुल्लम खुल्ला अरबाज पर कमेंट पास करने लगी थी और उसकी ये हरकतें सब ने नोट की थी। अरबाज ने कभी आगे से उसे सख्त रद्द अमल नहीं दिया, बल्कि उसकी तरफ से पास किए जाने वाली मुस्कुराहट ही उसे मजीद हौसला देती थी। मेरी प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था। मैं आजकल बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी थी। एक दिन मैं ऐसे ही उदास सी बेजार सी कमरे में बैठी थी, तभी ताई अम्मा दरवाज़ा खोलती अंदर आई और बोली, क्या हुआ बेटी, ऐसे कमरे में बंद क्यों बैठी हो? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? यूँ ऐसे उदास बैठोगी, खुद का ख्याल नहीं रखोगी तो बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। मैंने ताई की बात पर नज़र उठाकर उन्हें देखा और इतने दिन बाद किसी हमदर्द को अपने पास पाकर मैं एकदम रो पड़ी। मुझे यूँ बिखरते देखकर ताई एकदम परेशान हो गई और मुझे अपने साथ लगा लिया। मैं जब जी भरकर रो चुकी तो आंसू साफ करते उनसे अलग हो गई। ताई ने आज़ुर्दगी से मुझे देखा और कहा कि मैं जानती हूँ अरबाज तेरा ख्याल नहीं रखता है, वो तुझ पर और अपने बच्चे पर तवज्जो नहीं देता है। यकीन कर, मैंने उसे बहुत बार समझाया है, मगर ना जाने कहाँ गलती हो गई हमसे, जो तुझ जैसी फूलों जैसी लड़की इस गैर जिम्मेदार इंसान को थमा दे। मैं अगर इसकी माँ हूँ तो तुझे भी मैंने ही बचपन से पाला है। तेरा दर्द मैं बिन कहे समझ सकती हूँ। जिस लम्हे में तुझे उसकी ज़रूरत है उस वक्त उसकी तवज्जो का मरकज़ कोई और है। ताई की इस बात पर बेसाख्ता मैंने नजरें चुराई थी। वो बोली, देखो बेटा, तुमने दोस्ती में दोनों पर ही भरोसा किया, मगर बजाय तुम्हारे भरोसे की कदर करने के दोनों ने इसे तोड़ दिया। जब उसे तुम्हारी परवाह नहीं तो तुम भी बस खुद की परवाह करो और अपने बच्चों के बारे में सोचो। तुम्हारे जुड़वां बच्चे हैं तो तुम्हें काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। तुम सिर्फ इस घर की बहू ही नहीं बल्कि तुम हमारी बेटी भी हो, ठीक है ना? खुद का ख्याल रखो। और अरबाज तुम जैसी लड़की की नाकदरी कर रहा है, ये उसका नुकसान है, तुम्हारा नहीं। अब मैं तुम्हें परेशान न देखूं, सही है? ताई ने अपनी बात मुकम्मल करके आखिर में सवालिया नज़रों से मुझे देखा तो मैंने धीरे से कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मेरी बात पर वो मुस्कुराती हुई उठी और मेरे सर पर शफकत भरा हाथ रखकर चले गए। मैं कई घंटे वही बैठी सोचती रही कि कैसे मैं ये सब नज़रअंदाज करूं। मैंने ताई से कह तो दिया था कि मैं कोशिश करूंगी, मगर मैं वाकई में ऐसा कर पाऊंगी, इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। खैर, मैंने अब अपना हर दुख हर दर्द लिखना शुरू कर दिया था और मुझे कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं इतनी अच्छी राइटर भी बन सकती हूँ। मैं फेसबुक पर हर दूसरे तीसरे दिन अपने वॉल पर कुछ ना कुछ लिखती और पोस्ट करती। लोग मेरा लिखा पढ़कर मुझे सराहने लगे थे। दिन गुजरते गए, मेरी डिलीवरी का दिन आ गया। मैं बहुत खुश थी उस दिन। मेरे कदमों तले जन्नत आ गई थी उस दिन। मुझे अल्लाह ने 2 खूबसूरत सेहतमंद बेटों से नवाजा था। मैं जितना भी शुक्र अदा करती कम था। अब मैंने अपनी ज़िंदगी का एक नया रुख पर जीना शुरू कर दिया। मुझे किसी के भी होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं अपने बच्चों में और अपने नॉवेल्स में मसरूफ़ होकर रह गई थी। अरबाज की बेपरवाहियाँ अब मेरे दिल को नहीं दिखाती थी। मैंने खुद को इसकी ख्वाहिश से आज़ाद कर दिया था। उसने एक दिन नईमा से शादी कर ली, वो भी बिना किसी को बताए, और उसके बाद वो बाहर मुल्क चला गया। इस तरह सालों बीत गए, वो लौट कर ना आया, और अब जब वो लौट कर आया तो खाली हाथ तही दमा था। 7 साल बाद वो वापस आया। उसकी औलाद नहीं हुई थी नईमा से, और वो वहाँ किसी और अमीर लड़के के साथ रहने लगी थी। अरबाज ने उससे तलाक दे दी। 7 सालों बाद उसे अपनी ज़मीन, अपनी औलाद याद आई थी। उससे माँ बाप का ख्याल आया था, और रही मैं, तो मुझे तो ना पहले उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता था, ना ही अब मुझे उसकी ज़रूरत थी। सच है कि जब हमें ज़रूरत हो और उस लम्हे हमारा सबसे करीबी रिश्ता हमारे पास ना हो, तो बाद में चाहे वो कितनी ही वजाहतों के साथ वापस आ जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे अब मुझे नहीं पड़ रहा था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।